हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसकी पुस्तक का नाम है। तो इसके पाठ 5 में है जंतुओं में जनन, अर्थात जंतु किस तरह से अपनी संख्या वृद्धि करते हैं इसके बारे में देखेंगे। और अपनी संख्या के में वृद्धि करने के लिए उसे जनन की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्शन या जनन एक ही है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सभी जीव क्या होते हैं, समय के साथ बड़े होते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने आसपास आप देखते होंगे कि बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और एक दिन वो वयस्क होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, लोग मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो जंतुओं की या जीवों की जो प्रजातियां बची हुई है, उनकी इतनी जनसंख्या है, वो कैसे संभव है। वो केवल और केवल जनन के कारण संभव है, रिप्रोडक्शन के कारण संभव है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है और इसी के कारण क्या होता है, उनका संसार में उनकी संख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, जीवों की संख्या बढ़ती है। तो पृथ्वी को बचाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। तो जहाँ किस कारण से मौजूद है जीवों की प्रजातियां, जनन के कारण। तो जनन की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार पाचन, परिसंचरण, श्वसन एवं वृद्धि आदि प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जिस तरह से पाचन आवश्यक है, परिसंचरण, सांस लेना आवश्यक है, वृद्धि करना आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि के लिए जनन आवश्यक है। इस प्रकार जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है। और यदि जनन की क्रिया नहीं होगी तो पृथ्वी आगे कैसे बढ़ सकेगा। एक जैसे जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने के लिए ये जनन आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा। यदि जीवों में जनन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। पृथ्वी में धीरे धीरे तो सारे मनुष्य या फिर जीव क्या होंगे, बड़े होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, और इस तरह से सारे जीव खत्म हो जाएंगे और पृथ्वी पर आगे जीवन नहीं होगा। इसलिए जनन बहुत ही आवश्यक अंग है। आपने पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। कक्षा 7 में आपने पौधे के जनन के बारे में पढ़ा था। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। पौधे के बारे में आप जान चुके हैं, अब जंतुओं के बारे में जानते हैं। जनन की कुछ विधियां हैं। सभी जंतुओं में जनन की प्रक्रिया एक समान होती है क्या? नहीं होती है, तो उसमें अलग अलग होती है। तो नीचे की सारणी में जानवरों के नाम के सामने उपयुक्त बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। तो मनुष्य में जनन किस तरह से होता है, बच्चा, ठीक है, बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, अंडे के रूप में तो नहीं। और तितली में किस तरह से होता है, अंडे के रूप में। लार्वा तैयार होता है, कोष तैयार होता है। उसके बाद बिल्ली में बच्चा, कुत्ता बच्चा, मुर्गी अंडा, मेढक भी अंडा, मछली भी अंडा और छिपकली भी अंडा। तो इस तरह से समझ गए। कुछ जीवों में जो जनन की क्रिया होती है वो अंडे के रूप में होती है और कुछ जीवों में बच्चे के रूप में। अब आगे देखते हैं जरायुज एवं अंडप्रेजक जंतु, ठीक है। तो कुछ जंतु जरायुज होते हैं और कुछ अंडप्रेजक होते हैं। तो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा कि कुछ जीव क्या है, अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा देखे होंगे, छिपकली का अंडा, चिड़िया का अंडा देखे होंगे। और कुछ जीव क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज, विविपेरस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज या विविपेरस। तो इसमें क्या है, मनुष्य हैं और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देकर अंडे देते हैं उन्हें
अंडप्रजक कहते हैं। और कुछ जंतु क्या होते हैं, सीधे शिशु को जन्म ना देकर भी क्या करते हैं, अंडे के रूप में, इसको कहते हैं ओविपेरस। जब बच्चे शिशु के रूप में जन्म देते हैं वो हो गया जरायुज या विविपेरस, और जब अंडे के रूप में जन्म देते हैं उसे कहते हैं अंडप्रजक या ओविपेरस। तो पूर्व की सारणी में अंकित जंतुओं के नाम को भिन्न सारणियों में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ दिया है, तो इसमें से कौन है, जरायुज कौन है, मनुष्य है, और कौन है, मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये क्या है, जरायुजक है, क्योंकि ये शिशु को जन्म देते हैं। और अंडप्रजक कौन कौन है, इसमें अंडप्रजक है, तितली है, मुर्गी है, मेढक है, मछली है और छिपकली है। ये क्या है, अंडप्रजक, क्योंकि ये शिशु को जन्म न देकर अंडे के रूप में जन्म देते हैं। ठीक है। तो क्या सभी जीव एक ही प्रकार के प्रजनन करते हैं या उनमें विभिन्नताएं होती हैं? तो आप जानते हैं कि पौधे में जनन की 2 विधियां होती हैं। तो आइए जंतुओं के जनन विधियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि पौधों में तो जनन 2 विधियों से होता है, लेकिन जंतुओं में किस तरह से होता है ये जनन या प्रजनन की क्रिया, उसके बारे में देखते हैं। जीवों में जनन की विधियां, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया अलैंगिक जनन। तो क्या आप जानते हैं कि अत्यंत जो छोटे जंतु होते हैं जैसे हाइड्रा हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ, अमीबा हुआ, इसमें जनन किस तरह से होता है, तो इसके बारे में हम पता लगाएंगे। पहले हम जो हाइड्रा, अमीबा के में जनन किस तरह से होता है उसको देखते हैं। ये हो गया अलैंगिक जनन, ये हो गया मुकुलन। तो इसमें एक क्रियाकलाप है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लेंगे, जो पहले से उपलब्ध है वैसी स्लाइड को लेंगे जिसमें हाइड्रा उपलब्ध है, और दूसरा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड को देखेंगे और हाइड्रा के शरीर में उभरी हुई संरचनाएं क्या हैं उसके बारे में हम पता करेंगे। तो देखिए इस चित्र में, जैसे हाइड्रा की उभरी हुई संरचना को देखेंगे और गिनेंगे, उभरी हुई संरचना का साइज भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, हाइड्रा है, ये पानी में पाया जाता है, तो इसमें एक उभरी हुई संरचना यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है ना, ये धीरे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर क्या है और थोड़ा बड़ा होता है, और एक बार क्या होता है, ये अपने मूल जो प्लांट है उससे अलग होकर एक अलग हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, ये अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, इसको हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक हाइड्रा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, इसे मुकुलन कहते हैं। तो प्रत्येक हाइड्रा में जो एक से अधिक उभार देखा जा सकता है। ठीक है, एक उभार होता है तो हो सकता है कि इससे अधिक भी उभार हो सकता है। तो ये जो उभार है इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और धीरे धीरे इस मुकुल का जो आकार है बढ़ने लगता है। देखिए पहले छोटा सा है, फिर धीरे से थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर क्या है, जैसे ये मूल हाइड्रा है जैसा आकृति है वैसा आकृति इसमें हो गया, और ये फिर अपने जो पहले वाला हाइड्रा है उससे अलग हो जाता है। जल्दी ही मुकुल से मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धक जैसी आकृतियां निकल जाती हैं, जैसा मूल हाइड्रा है वैसा ही उसमें भी आकृति निकल जाती है। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनन हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है, और इस प्रकार क्या होता है, हाइड्रा की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का जो जनन है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, और इसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो इस प्रकार का जनन अमीबा में भी पाया जाता है। तो अभी जानते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से होता है। तो इसमें होता है द्विखंडन। द्विखंडन जैसे नाम से स्पष्ट है, 2 खंडों में बंटना। तो अमीबा की संरचना के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, जो आगे के पाठ में आप पढ़ चुके हैं। तो जनन की क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के 2 भाग हो जाते हैं। उसका जो केंद्रक है वो 2 भागों में बंट जाता है, और इसके बाद क्या है, कोशिका भी 2 भागों में
बढ़ जाता है। ये तो एक कोशिकीय जीव है। जब केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है तो अमीबा भी 2 भागों में बढ़ जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या है, एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। और इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव विघटित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। ये भी अलैंगिक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे हाइड्रा में उभार होता है, मुकुलन के द्वारा होता है जनन की क्रिया, उसी तरह अमीबा में होता है द्विखंडन के द्वारा। तो देखिए, पहले इस चित्र में देखते हैं। ये है अमीबा, जिसका आकृति कोई फिक्स नहीं है। ये हो गया उसका केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ एक केंद्रक हो गया, वही एक केंद्रक 2 भागों में बढ़कर अलग हो जाता है और बीच से ये उभार होकर ये कट जाते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर 2 अमीबा में अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, अपना एक अलग अलग अमीबा बट गया, दोनों में केंद्रक है और ये 2 अमीबा बन गया। इस तरह से अमीबा अपनी संख्या वृद्धि करती है और ये प्रक्रिया है अमीबा में द्विखंडन। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, उसी तरह से अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया। तो सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं? कौन से आवश्यक है? पीढ़ी बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? जनन। ग नंबर जनन। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज मतलब जो बच्चे को जन्म देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। क्या कोई अन्य प्रकार का जनन भी है जिसमें मात्र एक जीव जनन के लिए पर्याप्त नहीं होता है? तो उसे हम आगे समझेंगे। इसमें तो एक जीव के द्वारा ही हो गया जनन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ जनन की प्रक्रिया होती है जिसके लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है। ये हो गया पहला था अलैंगिक जनन, जो अमीबा और हाइड्रा में है। अब है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिछली कक्षा में आपने पौधे में नर और मादा जननांगों के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में जाना था कि किस तरह से पौधे में 2 तरह के, मतलब नर और मादा 2 जनांग मिलकर क्या बनाते हैं? नए बीज का निर्माण करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो अभी हम जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं, किस तरह से नर और मादा 2 जनांगों के द्वारा एक नए शिशु का जन्म होता है। तो जंतुओं में भी नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। तो जंतुओं में भी क्या होता है? नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं और जिसमें क्या है? जुग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? जुग्मक। नर और मादा जुग्मक मिलकर जुग्मनज बनाते हैं। इसके लिए लैंगिक जनन के लिए नर और मादा 2 जननांगों की आवश्यकता होती है और इससे क्या बनता है? जुग्मक तैयार होता है और जुग्मक मिलकर क्या बनते हैं? नर और मादा 2 जुग्मक मिलकर जुग्मनज बनते हैं और ये जुग्मनज विकसित होकर क्या होता है? एक नया जीव बनता है। ठीक है, दोनों जुग्मनज मिलने के बाद 2 जुग्मनज बना, एक नर से बना और एक मादा से। अब जब ये दोनों जुग्मनज मिलते हैं तो एक नया जीव तैयार होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें नर तथा मादा जुग्मनज का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें 2 जुग्मनजों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, मेल और फीमेल, स्त्री या पुरुष। ठीक है, हो गया। अब है मानव में जनन प्रक्रिया। तो मनुष्य में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में भी जान लेंगे। तो ये जानना भी बहुत आवश्यक है सभी के लिए। तो मानव में जनन अंग, पौधे की तरह मानव भी पुरुषों एवं स्त्रियों के अलग अलग जनन अंग होते हैं। तो पौधों में जैसे जनन अंग अलग अलग होते हैं, उसी तरह से मनुष्यों में भी स्त्रियों और पुरुषों में जनन अंग अलग अलग होते हैं। तो नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है? नर मतलब पुरुष में, मानव में नर जनन अंग। तो ये क्या है? ये उसका चित्र है। तो क्या है? देखिए, इसको समझते हैं। शिश्न, ये जो है शिश्न, ये है वृषण और ये हो गया शुक्राणु नलिका। ठीक है, ये हो गया इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया। ये है मानव नर जनन अंग।
अब आगे देखते हैं, नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिशन होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक जोड़ा वृषण होता है। ये क्या हो गया? एक जोड़ा वृषण मतलब 2 वृषण होते हैं और 2 शुक्राणु नलिका। ये हो गया 1 शुक्राणु नलिका और ये हो गया 1 शुक्राणु नलिका। अब क्या है? तथा 1 शिशन होता है और 1 शिशन होता है। तो समझ गए, ये हो गया इसका प्रमुख, जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो वृषण में नर युग्मनज उत्पन्न होते हैं। तो किस में उत्पन्न होते हैं? वृषण में। ये जो वृषण है तो इसमें क्या उत्पन्न होते हैं? नर जो युग्मक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नए जीव के लिए क्या चाहिए? युग्मक चाहिए, एक नर युग्मक चाहिए। तो नर युग्मक उत्पन्न होता है वृषण में, और जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। यह शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होता है, और जो शुक्राणु होता है बहुत ही छोटा होता है और ये एक कोशिकीय होता है, जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होते हैं। तो वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। जो वृषण है, नर युग्मक है, वो क्या करता है? एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है, और हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। तो एक कोशिका में जो जो गुण पाए जाते हैं वे सारे गुण उस शुक्राणु में पाया जाता है जो वृषण से उत्पन्न होता है। हो गया। ये देखिए शुक्राणु, एक होता है उसका सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होता है। ये हो गया मानव शुक्राणु जो नर में उत्पन्न होता है। अब है मादा जनन अंग। तो नर के जनन अंग को आप समझ गए। अब मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों जनन अंगों की आवश्यकता होती है शिशु के उत्पन्न होने के लिए। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। तो 3 अंग होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय होती है, अंडवाहिनी होते हैं और गर्भाशय होता है। तो अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय क्या करते हैं? मादा युग्मक। जिस तरह से वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। तो स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक अविकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो क्या होता है? प्रति महीने, हर महीने क्या होता है? 2 अंडाशयों में से एक अंडाशय में एक अंडा तैयार होता है, अंडाणु तैयार होता है, और वो निकलकर कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी में पहुंचता है, फिलिपिन ट्यूब में पहुंचता है। ये देखिए इस चित्र में देखिए, ये क्या है? 2 अंडाशय है। ये एक अंडाशय है और ये एक अंडाशय है, और ये जो क्या है? ये अंडवाहिनी है या फिलिपिन ट्यूब है, और ये क्या है? ओवरी है, और ये चीज क्या है? ये है गर्भाशय, और ये है अंडवाहिनी। ये तो समझ गए अंडवाहिनी। तो क्या होता है? हर महीने अंडाशय से एक अंडा तैयार होता है, अंडज तैयार होता है, जो अंडाणु तैयार होकर ये क्या है? ये जो रास्ता है अंडवाहिनी, यहाँ से होते हुए गर्भाशय में आता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, ये हो गया मानव में मादा जनन अंग। समझ गए ये स्ट्रक्चर? अब आगे देखते हैं। तो विभिन्न जंतुओं के अंडे का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। तो जितने भी अलग अलग जंतु होते हैं, तो ये हो गया मानव में हो गया नर युग्मक और मादा युग्मक। अब देखिए ये है अंडाणु, और ये क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया एक कोशिका। अंडाणु हो गया जो मादा से उत्पन्न होता है। तो विभिन्न जंतुओं के अंडे का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। तो मनुष्य में अंडा क्या होता है? 1 mm व्यास का होता है, 1 mm व्यास का होता है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। तो क्या आपके शरीर की कोई बनावट या लक्षण अपने माता पिता से मिलता है? तो हाँ, तो नीचे सारणी को देखें। तो ऐसा होता है कि आप में बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो आपके माँ या पिताजी में वे गुण
होंगे। या फिर आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके गुण उनके माँ पिताजी से मिलते हैं। हो सकता है देखने में एक जैसे हो, माँ के तरह या पिता के तरह हो सकते हैं, या फिर उनके जो गुण हैं, गुस्सा होने का, बात करने का तरीका, तो या फिर आंखों का रंग, बालों का रंग, तो इस या फिर जो बाल किसी के घुंघराले हैं, या फिर तो हो सकता है कि उनके माँ पिताजी के भी घुंघराले हों। तो इस कारण से बहुत सारे समानताएं आप देख सकते हैं। तो ये जो समानताएं आते हैं ये भी जीन के कारण आते हैं। तो संबंध क्या है, तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि क्या क्या उनमें लक्षण है जो माता पिता से आए हैं। जैसे माँ के घुंघराले बाल हैं तो और पिता के, तो इस तरह से जो जो समानताएं हैं उसको आप इस टेबल में लिख सकते हैं। संबंध और लक्षण को लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो किस तरह से निषेचन की क्रिया होती है उसको देखते हैं। तो जन्म प्रक्रम का पहला चरण क्या होता है, निषेचन। निषेचन मतलब मिलना। तो देखिए इस तरह से होता है, जिसमें स्त्री मतलब माँ से क्या मिलता है, अंडाणु मिलता है, और पिता से शुक्राणु मिलता है, और ये संयोजन होता है। तो अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब अंडाणु जो माँ से मिलता है और शुक्राणु जो पिता से मिलता है, दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो ये हो गया अंडाणु और ये हो गया शुक्राणु, ठीक है। और दोनों जब निषेचन होता है, मिलता है, तो शिशु तैयार होता है। तो ये क्या हो गया, निषेचन। ये हो गया नर युग्मज, ये हो गया मादा युग्मज, ये हो गया नर युग्मज, और दोनों का निषेचन के बाद युग्मनज तैयार होता है, और युग्मनज के बाद शिशु बनता है। तो क्या होता है युग्मनज, तो निषेचन जब होता है, मिलन का जो होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। तो आपने देखा है कि एक जीव के निर्माण में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, और इसके कारण क्या होता है, बच्चे में कुछ लक्षण माँ से और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत आ जाते हैं। तो आप में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे गुण हो जो आपके माँ पिताजी से मिलते हो। तो ये गुण उसी कारण से आता है क्योंकि आपके शरीर का निर्माण भी माता और पिता दोनों के युग्मनज से हुआ है, इसी कारण से गुण भी मिलते हैं। तो निषेचन के कुछ प्रकार हैं, जैसे निषेचन दो प्रकार से होते हैं। पहला है आंतरिक निषेचन। तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ निषेचन क्या होता है, जो माँ के शरीर के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में और मुर्गी में होता है। तो ये क्या होता है, आंतरिक निषेचन। मनुष्य में भी आंतरिक निषेचन होता है। और कुछ निषेचन जो कुछ फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, बाहर होती है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यह आश्चर्य की बात है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की जो क्रिया है वह मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, मतलब माँ के शरीर के बाहर होता है। तो ऐसी भी क्रिया होती है, तो इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है, बाहर जल में होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो मानव शरीर के, माता के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्यों में, गाय में, कुत्ते में और मुर्गी में भी होता है। तो पता करते हैं कि ये कैसे होता है। तो कुछ उदाहरण देखें। क्रियाकलाप 2 है। तो इसमें क्या है, तालाब या पोखर में मेढक के अंडों को आप ढूंढिए। तो अंडे का रंग तथा साइज और उसके बाद नोट कीजिए। तो ध्यान रहे कि वर्षा के मौसम में ही मेढक के अंडों को ढूंढना संभव है, क्योंकि उसी समय वे अंडे देते हैं।
तो आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे के जो कवच होते हैं कवच से ढके नहीं होते। मुर्गी के अंडे में क्या सफेद रंग का हार्ड कवर होता है, लेकिन मेढक के अंडे में इतना कड़ा कवर नहीं होता है, ये कोमल होते हैं, नरम होते हैं। तो मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे दे सकते हैं। जो माँ मेढक है वो बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंडे दे सकते हैं, और जो जेली की तरह परत में एक साथ जुड़ी होती हैं। और ये क्या होते हैं, जेली जैसे साबु होता है ना जिसको भिंगाया जाता है, वो सफेद होता है लेकिन इसका रंग काला होता है। तो उस तरह का आकृति आपको देखने को मिलेगा। जेली इन अंडों को सुरक्षा करती है, और ये जेली क्यों होता है, ताकि जो अंडा है वो सुरक्षित रहे। तो इस चित्र में देख रहे हैं ये है मेढक के अंडे, जेली जैसे है ना, जैसे साबु को भिगाने से जैसा आकृति होता है उस तरह का आकृति दिखेगा। तो मादा जैसे ही जल में अंडे देते हैं, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। तो जो माँ मेढक है वो क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं जल में, पानी में, और क्या जो पिता मेढक है वो क्या करते हैं, शुक्राणु उस अंडे के ऊपर दे देते हैं, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका से संपर्क में आते हैं, और इससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। और यही है बाह्य निषेचन। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव में होता है इस तरह का निषेचन। तो मछली और मेढक के साथ सैकड़ों अंडे क्यों होते हैं, देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय केवल एक ही अंडा देता है। तो जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। तो एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, और जो नर जीव हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे शुक्राणु एक साथ देते हैं, लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ते हैं, परंतु सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वे नए जीव नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ अंडे ही जीव बन पाते हैं, लेकिन सारे अंडे का निषेचन नहीं हो पाता और सभी जीव नहीं बन पाते हैं। तो अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते हैं। तो जो अंडा होता है वो तो जल में खुले में रहता है, और शुक्राणु भी खुले में रहता है। तो इससे क्या होता है, वायु हवा का संपर्क में आता है, वर्षा के संपर्क में आता है, और तालाब के दूसरे जंतु भी अंडे को भोजन के रूप में खा भी लेते हैं। तो इसलिए बड़ी संख्या में जो अंडाणु और शुक्राणु का होना आवश्यक है, जिससे कि कुछ शुक्राणु बचे रह जाए, कुछ अंडाणु बचे रह जाए, और उससे नए जीव का निर्माण हो सके, जिससे कुछ भी निषेचन सुनिश्चित हो सके, और इससे क्या हो सके कि निषेचन की जो क्रिया है वो अच्छे से हो सके और नए जीव का निर्माण हो सके। तो कितनी आवश्यक है ना निषेचन की क्रिया, इसके बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं हो सकती। और यदि निषेचन की क्रिया ना हो, जनन की क्रिया ना हो, तो पृथ्वी क्या होगी, वीरान हो जाएगी, क्योंकि जीव तो मरते जाएंगे जो पहले से हैं, और यदि नए जीव नहीं आएंगे तो पृथ्वी जीवों से खाली हो जाएगी। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर को समझना है तो दोनों पार्ट जरूर देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको बार बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।